साथियों नमस्कार, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों आज जो बात करने वाले हैं वो टेस्ट पेपर 5 होगा। आप ध्यान रखना, टेस्ट पेपर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो ये एएलपी और टेक्निकल का जो पेपर होगा उसमें तो पूछा ही जाएगा, उसके साथ साथ हम आरपीएफ और आरपीएफ जो कांस्टेबल है और जो एसआई है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या अप्रोच होगा, क्या ट्रिक्स होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का और किस किस तरीके के क्वेश्चन हमने लिए हैं। सो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा और फटाफट सेशन को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमको दिख रहा है वो ध्यान रखिएगा, ये एनोलॉजी का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका दिख रहा है? एनोलॉजी का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में क्या करना है। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर जो सवाल आपको दिख रहा है, ये जो सवाल आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड में जितने भी लेटर आपको दिख रहे हैं वो सारे लेटर इसमें आपको इसमें भी दिख रहे होंगे। तो सिंपल हमें करना क्या है आप समझिए। इसमें अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सिंपल इनकी नंबरिंग कर लो, जैसे मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5, राइट। अब देखो इसमें से जिस भी नंबर का लेटर है वो यहाँ कहीं ना कहीं फिक्स हुआ होगा। जैसे आप देखो H एक नंबर वाला इधर आ गया, 2 नंबर पर O है तो वो इधर आ गया, मैं नंबर वही उसका लिख रहा हूँ। 3 नंबर वाला R यहाँ पर है, S 4 नंबर पर था और E 5 नंबर पर था, तो हमने उनका नंबर सिंपल मेंशन कर दिया। आप सबको पता है ये जो सादृश्य का क्वेश्चन आता है उसमें जो पहले का रिलेशन दूसरे से होता है सेम वैसा ही रिलेशन यहाँ पर फॉलो करता है। तो आप सिंपल यहाँ पर भी नंबर लिख लोगे 1 2 3 4 5 और इस तरीके से हमको चेंज करना है। जैसे आप देखो सबसे पहले यहाँ 4 आया हुआ था तो इसमें से 4 वाला उठा करके सबसे पहले आप लिखोगे। फिर देखो यहाँ पर 5 है तो इसमें से 5 वाला उठा करके आप यहाँ लिख लो, ठीक है। फिर देखो 3 है तो इसमें 3 वाला हमें लिख लेना है। फिर इसके बाद 1 है तो 1 पर इस पे कौन था तो C था, वो भी हमने लिख लिया। फिर 2 है तो 2 पर U है तो वो भी हमने लिख लिया। अब ये जो बन गया ये हमारा आंसर बनेगा, राइट, ये हमारा आंसर बनेगा। हम इसको ऑप्शन में चेक करेंगे और मिल गया तो हमारा वही सेम आंसर बनेगा। SERCU 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 तो हमारा जो आंसर बनेगा वो विकल्प 4 बनेगा, राइट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और फटाफट आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इसका सही आंसर होगा। और ध्यान रखिए जो क्वेश्चन दिया गया इसमें अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रश्न है और उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 3 कथन दिए गए। आप देखोगे आपके पास कितने कथन है, तो यहाँ पर आपके पास 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन तीनों कथन में देखना है कि कौन सा कथन इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो बस आपको इतना सा ही बताना है, यहाँ पर कुछ आपको आंसर नहीं बताना है, बस ये बताना है कि उस कथन का वो जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, राइट। आप देखो डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि पहला जो ऑप्शन बन रहा है वो कह रहा है कि 1 2 और 3 तीनों पर्याप्त है। फिर कह रहा है कि कथन 1 और 3 दोनों पर्याप्त हैं। फिर कह रहा है कथन 2 और 3 दोनों पर्याप्त हैं। फिर कह रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त हैं। तो यहां पर हमें बताना है कि कौन सा पर्याप्त है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें आंसर करना है। सबसे पहले यहां पर पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो ध्यान देना क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वो कह रहा है कि क्या आप आज शेयर बाजार, किसकी बात कर रहा है, आज शेयर बाजार सूचकांक के वर्तमान स्तर का समग्र मूल्यांकन कर सकते हैं। तो देखो आज का जो शेयर बाजार है, ठीक है, उसका हमको मूल्यांकन करना है। तो पहला जो कथन है उसमें कह रहा है कि आज शेयर बाजार सूचकांक पिछले 3 वर्षों के सबसे कम स्तर से भी नीचे पहुंचा, सबसे कम स्तर से भी नीचे पहुंच गया है। तो ध्यान रखना कि अच्छा कितना नीचे पहुंचा है ये अभी इसमें नहीं दिया है, तो हम केवल पहले से मूल्यांकन तो नहीं कर सकते, ठीक है, कि आज का जो शेयर बाजार है उसका मूल्यांकन हम केवल पहले से नहीं कर सकते। अब जरा हम दूसरे में देखें, हमने पहले वाले को चेक किया है, हम जब दूसरा वाला चेक कर रहे हैं तो देखो दूसरे में कह रहा है कि पिछले वर्ष के दौरान सूचकांक 3000, ध्यान रखना 30,000, राइट, 30,360 और 28,255 के बीच उतार चढ़ाव रहा। तो आप ध्यान रखिए
अब इसके बीच में उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन हमको कब का चाहिए, आज का चाहिए, तो भाई इससे आप नहीं बता सकते, इंडिविजुअली ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा। तो अब देखो अकेले अकेले कोई फॉलो नहीं कर रहा है, फिलहाल यहाँ आंसर भी वैसा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर समझना होगा। तीसरे में कह रहा है कि देखिए जब हम तीसरा चेक कर रहे हैं तो उसमें कह रहा है कि पिछले 3 सालों में, कितने, पिछले 3 सालों में शेयर बाजार सूचकांक ने 27,125 के निचले स्तर को छुआ। ठीक है, पिछले 3 सालों में कितने को छुआ है, 27,125। अब जरा यहां पर ध्यान रखो कि जब हम पहले वाले को देख रहे हैं, पहले में क्या बोला था, पिछले 3 वर्षों में, देखो आज शेयर बाजार सूचकांक, आज शेयर बाजार सूचकांक, आज की यहां भी बात किया है, ठीक है, करेक्ट, आज शेयर बाजार सूचकांक पिछले 3 वर्षों के सबसे कम स्तर से भी नीचे पहुंचा। तो आप क्या यहां पर मूल्यांकन करोगे, अब जरा हम पहले और तीसरे को मिलाएं, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, पहले और तीसरे को मिलाएं तो हमको क्या मिल रहा है, ये कह रहा है पिछले 3 सालों में शेयर बाजार सूचकांक ने 27,125 के निचले स्तर पर छुआ। अब इस पर छुआ है, ध्यान रखना, तो आज का भी क्या होगा, सेम होगा, आज का भी क्या बनेगा, सेम बनने वाला है। इसका मतलब है कि अगर हम पहले और तीसरे को मिला लें, पहले और तीसरे को अगर हम मिलाएं तो हमारा उत्तर बन सकता है पहले और तीसरे को मिलाने से। तो पहला और तीसरा जो मिल रहा है हमको किसमें मिल रहा है, विकल्प 2 में मिल रहा है, तो हमारा जो सही आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, विकल्प 2 हमारा सही आंसर बनेगा। ध्यान रखिएगा, विकल्प 2 हमारा सही आंसर बनेगा, करेक्ट। चलिए फटाफट सेशन को शेयर करते रहिए, ठीक है, फटाफट। आप अलग अलग ग्रुप्स में जुड़े हैं, सभी ग्रुप्स में आप शेयर कर दो इसको। चलिए भाई, अपने दोस्तों को आप शेयर कर दो। अगले सवाल पर हम लोग आ गए हैं, और जो ये सवाल आपको दिख रहा है, ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टीचर को इस कुछ नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर्स में कोड किया गया है, के रूप में कोडित किया जाता है। तो यहां पर लिखा है CHEATER को किस रूप में कोड किया जाएगा। अगर आप अब ध्यान से देखें तो क्या इसमें जो टीचर लिखा हुआ है उसमें जितने भी लेटर हैं, क्या सेम लेटर इसमें फॉलो हो रहे हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि सी यहाँ है, वहां भी एच यहाँ, वहां भी है, ई यहाँ, यहाँ भी है, ए भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है, ई भी मिल रहा है और आर मिल रहा है, सारे मिल रहे हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि टी का कोड यहाँ पर 8 हो गया, ई का कोड 4 हो गया और ए का कोड आपका 1 हो गया, सी का कोड 2 हो गया और एच का कोड आपका 7 हो गया, ई का कोड 4 हो गया, आर का कोड 5 हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, बट हम कैसे चेक करेंगे आप समझिएगा, आप समझिएगा हम यहाँ पर किस तरीके से इसको चेक कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें कॉमन क्या है, तो हमको ई कॉमन मिल रहा है दोनों में, अगर ई कॉमन है तो उनके कोड भी कॉमन होंगे। यहां से सेकंड पर कौन है, 4 है, लास्ट से सेकंड पर कौन है, 4 है, बिल्कुल कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट उसी तरीके से काम कर रहा है जैसा हमने यहां पर बनाया है। तो सिंपल उनको हमारा वहां से उनका कोड उठाना है, बस यहां लिख देना है। जैसे सी देखो किस नंबर पर आपको दिख रहा है, देखो आप सी यहां पर आपको दिख रहा है 1 2 3, 4th पर सी है, तो 4th पर कौन है, 2 है, तो यहां पर क्या बनेगा, 2 बनेगा। एच देखो कहां पर दिख रहा है, लास्ट से 3 पर, लास्ट से 3 पर कौन है, 7 है, तो 2 7 हो गया, ठीक है, 2 7 हो गया। ई आपको सेकंड पर दिख रहा है, तो सेकंड पर कौन है, 4 है, ठीक है। इसके बाद ए है, ए थर्ड पर है, तो थर्ड पर कौन है, 1 है, हमको कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है। टी आप देखो फर्स्ट पर है, तो 8 आपका फर्स्ट पर हो गया। ई अभी आपने चेक किया था कितना, 4 है। फिर आप देखो आर लास्ट में है 5, ये मिल गया आपको। तो सिंपल हमें क्या करना है, ये नंबर उठाने हैं, इसमें मैच करने हैं, आंसर मिल जाएगा। 27 41 845, 27 41 भाई 27 41 800, ये नहीं होगा, 27 41 चाहिए, 27 41 845। तो 27 41 845, तो हमारा विकल्प कौन सा बनेगा, विकल्प 4 बनेगा, 27 41 845, करेक्ट। तो वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे और फटाफट आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और बताएंगे कि यहां पर क्या सही आंसर बनने वाला है, राइट। चलिए बताइए कि यहां पर सही उत्तर क्या बनेगा। आप जरा ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन
किस टॉपिक का है, क्लासिफिकेशन का है, ठीक है, किसका है, क्लासिफिकेशन का है। और इसमें कह रहा है कि देखो क्वेश्चन में कह रहा है नीचे दिए गए समूह में से उसे चुने जो अन्य से समान नहीं है। समान नहीं है मतलब क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत है, उसको आपको चुनना है। मतलब कैसा होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, अलग होना चाहिए, उसको आपको चुनना है। तो अगर आप यहां पर देखो इस सवाल में क्या क्या दिया है छिपकली, सांप, मगरमच्छ और सरीसृप। क्या दिया है, सरीसृप। अगर आप इस सरीसृप को ध्यान से देखें तो सरीसृप के ही पार्ट होते हैं, ये सब सरीसृप के ही पार्ट है, उसी फैमिली के ये लोग होंगे। कौन, छिपकली, सांप और मगरमच्छ। तो सिंपल है कि यहां पर आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका सरीसृप बन जाएगा, राइट। तो ये आपका सही उत्तर बनेगा, राइट। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है। ये जो भी आपको यहां पर जानवर दिख रहे हैं, ठीक है, वो किसके हैं, वो सरीसृप फैमिली के होते हैं, राइट। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, यहां पर बताएंगे कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। इसमें कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। दादाजी का इकलौता बेटा कौन होता है, पिताजी। पिताजी का भी बेटा कौन होगा, आप खुद भी हो सकते हैं अगर एक पुरुष होगा तो, या कोई और हो सकता है। अगर वो महिला है तो कोई और हो सकता है, उसका भाई हो सकता है। तो तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है, राइट। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। यहां पर हम लोग देख लेते हैं क्या बनने वाला है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, किसने बोला था भाई, महिला ने कहा। क्या कहा उसने, यह मेरे दादाजी के। अब जरा समझो कौन है ये, एक महिला है। तो महिला के दादाजी, देखो ये हो गए दादाजी। दादाजी के इकलौते बेटे, क्या इकलौते, इनका इकलौता बेटा कौन होगा, उस महिला के पिताजी होंगे, ठीक है, का बेटा। अब इनका बेटा कौन होगा, ध्यान रखना, इस महिला का भाई होगा। कौन होगा, इस महिला का भाई, क्योंकि ये तो महिला है, ये क्या है, एक महिला है, ठीक है। अब कह रहा कि तस्वीर का व्यक्ति, ठीक है, तस्वीर का, अब तस्वीर में कौन था, यही था तस्वीर में, ठीक है, यही था तस्वीर में, ध्यान रखना। तो तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है, तो इस महिला का क्या लगेगा, भाई लगेगा। क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो आपका उत्तर क्या बनेगा, विकल्प 4 बनेगा, राइट। इसके लिए फैमिली ट्री भी बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप बना ले रहे हैं तो अच्छी बात है। अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट आंसर करिए और बताइए कि आपका सही उत्तर क्या बनने वाला है, राइट। भाई चावल का संबंध कार्बोहाइड्रेट से, तो अंकुरित, मैं यहां पर एक थोड़ा और क्लियर कर दूं, मैं लिख देता हूं यहां पर, समझो आप। अंकुरित पदार्थ मान लो है, क्या है, अंकुरित पदार्थ। केवल अंकुरित करोगे तो आपको थोड़ा सही नहीं लगेगा, ठीक है। अब सही है, चलो अंकुरित पदार्थ मैंने लिख दिया, अब ज्यादा सही लग रहा होगा। अंकुरित पदार्थ, जैसे चावल का संबंध कार्बोहाइड्रेट से है, उसी तरीके से अंकुरित पदार्थ का संबंध किससे है, किससे, अंकुरित पदार्थ का संबंध किससे है। देखो आप सबको पता है कि चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, राइट। क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। अगर आप कोई अंकुरित चीज खाते हो, कोई अंकुरित पदार्थ लेते हो, जैसे मान लो अंकुरित आपने चने खाए, या अंकुरित आपने और भी सोयाबीन है, या अलग अलग आपको पल्सेस मिल जाएंगे जो अंकुरित आप करके खाते हो, तो आप ध्यान रखना उसमें क्या मिलेगा। तो भाई उसमें क्या मिलेगा, उसमें मिलेगा प्रोटीन। उसमें क्या मिलेगा, उसमें मिलेगा प्रोटीन। तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, प्रोटीन है। उसमें जल, उष्मा, वसा नहीं, उसमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। सबसे ज्यादा उसमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। तो आपका सही उत्तर क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ गए। ये जो सवाल दिख रहा है आप समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि 6 आमों की लागत 4 सेब के बराबर। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैंने लिख लिया आम, आम लिखना है यहाँ पर, क्या लिख लिया मैंने, आम।
तो भाई ये कह रहा है कि 6 आमों की जो लागत है वो 4 सेब के बराबर, एक तरफ मैं सेब भी लिख लेता हूं, 4 सेब के बराबर है। ठीक है, लागत 4 सेब के बराबर है। अब ध्यान रखना, जैसा कि मुझे यहां दिख रहा है कि महंगा सस्ता और इस तरीके की चीजें दिख रहा है, एक कटहल भी दिया हुआ है, तो इसमें कटहल है, हाँ ठीक है, एक कटहल भी हम लिख लेते हैं। क्या लिख लिया हमने? कटहल, एक हमने कटहल भी लिख लिया। ठीक है, तो कह रहा है कि 6 आमों की लागत 4 सेब के लागत के बराबर है। तो आप जरा बताओ इन दोनों में महंगा कौन है? ठीक है, इन दोनों में महंगा कौन है? आम महंगा है या सेब? भाई आप मान लो 1 रुपए लेके आप जाते हो, 1 रुपया तो बहुत सस्ता हो गया, आप मान लो 100 रुपए लेके जाते हो, 100 रुपए में आपको 6 आम मिलता है और 100 रुपए में आपको 4 सेब मिलता है, तो महंगा कौन है? ठीक है, तो महंगा कौन हुआ? तो आपको महंगा कौन है? अब यहां पर ध्यान रखो, वेट करके नहीं दिया जा रहा है, किससे? आप उसके साइज से ले लो। तो यहां पर सबसे महंगा कौन होगा? सेब होगा। समझ लो आप, कौन महंगा होगा? सेब होगा। तो भाई हमें सिंपल ये पता चल रहा है, ध्यान रखना, हमको ये पता चल रहा है कि आम सस्ता है और सेब महंगा है, इन दोनों में देखा जाए। ठीक है, फिर कह रहा है कि 8 सेबों की लागत, 8 सेबों की लागत 2 कटहल के बराबर है। ठीक है, तो इसको हटा दो आप, 2 कटहल के बराबर है। ठीक है, कह रहा है कि 8 सेबों की लागत 2 कटहल के बराबर है। अच्छा, वेट करने पर तो कटहल ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन यहां पर पूछ क्या रहा है पहले वो हम जरा समझते हैं। ठीक है, इन दोनों में अगर हम उसके साइज पे ना जा करके हम नंबर पे अगर ध्यान रखें तो सेब और कटहल में कौन महंगा है? सेब और कटहल में कौन महंगा है? अब 100 रुपए आप मान लो कि 100 रुपए आप लेके गए और 8 सेब मिल गया, 100 रुपए लेके गए और आपको 2 कौन मिल गया? कटहल मिल गया। तो इसका मतलब है कि ये जो है आपको महंगा पड़ रहा है और ये आपको सस्ता पड़ रहा है। अच्छा, इन दोनों में जब हमने देखा तो ये महंगा पड़ा और ये सस्ता पड़ा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अब जरा देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक आम उतना महंगा नहीं है जितना एक सेब। इसका मतलब ये कह रहा है कि सेब ज्यादा महंगा है। सेब क्या है? ज्यादा महंगा। बात तो सही कह रहा है, मुझे तो ठीक लग रहा है। अच्छा, दूसरा देखो, एक सेब एक कटहल से सस्ता है, एक सेब एक कटहल से सस्ता है। तो भाई देखो, सेब जो है वो सस्ता है, एक सेब एक कटहल से सस्ता है। चलो अच्छा देखते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, हमने कहा कि यहां पर अगर आप ध्यान रखें तो हमने कहा कि ध्यान रखो 2 कटहल आप लेके लिए हैं और 2 कटहल और 8 सेब के बराबर है। तो एक सेब जो है वो एक कटहल से सस्ता है। ये कह रहा है कि एक सेब एक कटहल से सस्ता है। ठीक है, ये भी थोड़ा लग रहा है कि हाँ, एक सेब आप लोगे और ध्यान रखो एक कटहल लोगे तो उससे थोड़ा सस्ता होगा, लेकिन यहाँ वेट वाला मैटर है। अभी हम देखते हैं आगे क्या होगा। आगे कह रहा है कि कटहल इन सभी में सबसे महंगा है। कटहल इन सभी में सबसे महंगा है। यहां पर 2 कटहल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 2 कटहल की बात कर रहा है और कह रहा है कि दो कटहल है, ध्यान रखना, और 2 कटहल है वो 8 सेब से क्या है? 8 सेब के बराबर है। कितने? 8 सेब के बराबर है। इसका मतलब आप समझिएगा, अगर 8 सेब के बराबर है तो इसका ये लगभग 1.5 गुना है, तो इसका भी 1.5 गुना ही जाएगा। ही इसका भी कितना जाएगा? 1.5 गुना लगभग जाएगा। 4 है और ये 6 है, ये 8 है, तो ये 12 जाएगा। कितना जाएगा? 12 जाएगा, राइट। तो अगर आप ध्यान दें तो कटहल इन सभी में महंगा है, तो ये भी पॉइंट थोड़ा ठीक लग रहा है। लेकिन अभी हम थोड़ा वेट पर भी ध्यान देंगे क्योंकि हमको सभी सही लगने लगेगा, फिर नहीं तो। एक सेब उतना महंगा नहीं है जितना एक आम। ठीक है, एक सेब उतना महंगा नहीं है जितना एक आम। एक सेब उतना महंगा नहीं है जितना एक आम। तो ये कह रहा है कि एक आम जो है ज्यादा महंगा है। अब क्या पूछ रहा है, ध्यान रखो, हमको तो ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। निम्नलिखित कथनों में से पढ़ें वह विकल्प चुनें जो कथन के आधार पर सही नहीं है। अब ठीक आया, कह रहा है कथन के आधार पर सही नहीं है, तो ध्यान रखो यही सही नहीं है। हमारा सही उत्तर कौन बनेगा? 4 बनेगा, क्योंकि पहला भी ठीक है कि एक आम उतना महंगा नहीं जितना सेब, मतलब सेब महंगा है। ठीक है भाई, सेब तो महंगा है, दोनों की आप देख लो। एक सेब एक कटहल से सस्ता है, तो सेब जो है वो कटहल से सस्ता है, ये भी बात ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना, यहां पर एक सेब
एक कटहल लोगे, एक कटहल बराबर 4 सेब हो जाएगा। एक कटहल बराबर 4 सेब, जैसे मैं यहां लिख दूं एक कटहल बराबर 4 सेब हो जाएगा। अगर आप ध्यान दो तो एक कटहल बराबर 4 सेब हो जाएगा और 4 सेब बराबर 6 आम मिल जाएगा। तो आगे क्या कह रहा है कि कटहल इन सभी में सबसे महंगा है। बिल्कुल भाई, एक कटहल लोगे आप जितने में, उतने में 4 सेब ले लोगे और 6 आम ले लोगे, तो वो तो महंगा तो है ही। इसका एक सेब उतना महंगा नहीं है जितना आम। तो आम, ये कह रहा है कि आम महंगा, जबकि आम महंगा नहीं है, आम सस्ता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा विकल्प 4 आपका सही उत्तर है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है योगेश अल्पेश से लंबा है, राइट। तो कंपैरिजन बेस दिया है, फटाफट आंसर करें और बताएं कि यहां पर कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और बताइए कि यहां पर आप सही उत्तर क्या बना रहे हो, राइट। बताइए, ऐसे क्वेश्चन को हम कराते आए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करोगे कमेंट बॉक्स में, राइट। कह रहा है योगेश अल्पेश से लंबा। योगेश कैसे है? ध्यान रखो, योगेश जो है वो कल्पेश से लंबा है। अल्पेश, अल्पेश, ठीक है, किससे? अल्पेश से लंबा है। चलो ठीक है भाई। किंतु धर्मेश से छोटा है। योगेश किससे छोटा है? ये धर्मेश से छोटा है। चलो ठीक है भाई, धर्मेश से छोटा है। आगे कह रहा है सुरेश राजेश से छोटा है। तो सुरेश राजेश की इसमें अभी बात नहीं की गई है, तो हम इनको अभी थोड़ा स्किप करेंगे, छोड़ के चलेंगे, बाद में इनको ऐड कर लेंगे। हरीश अल्पेश, ये कह रहा है हरीश अल्पेश जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब है कि अल्पेश लंबा है किससे? हरीश से। हरीश अल्पेश जितना लंबा नहीं है, इसका मतलब अल्पेश लंबा है किससे? हरीश से, ठीक है, किससे? हरीश से। आगे कह रहा है कि रमेश धर्मेश से, रमेश धर्मेश से लंबा। रमेश धर्मेश से लंबा, धर्मेश से लंबा कौन है? रमेश है। रमेश धर्मेश से लंबा, किंतु सुरेश से छोटा है। ये किससे छोटा है? सुरेश से छोटा है। किससे? सुरेश से छोटा है। ये किससे छोटा है? सुरेश से छोटा है। रमेश धर्मेश से लंबा किंतु सुरेश से छोटा है। आगे कह रहा है, ये वाला पॉइंट जो था हमने छोड़ा था, इस पॉइंट को ले लो। सुरेश राजेश से छोटा है। सुरेश किससे छोटा है? राजेश से छोटा। आप ध्यान रखना, सुरेश जो है वो राजेश से छोटा है। किससे भाई? राजेश से छोटा है। अब यहां पर पॉइंट ये समझिए कि कह रहा है कि सुरेश राजेश से छोटा है, तो हमने बना लिया सुरेश जो है वो राजेश से छोटा है। अब यहां पर पॉइंट क्या है? ठीक है, आप समझिए, सबसे छोटा कौन है ये पूछ रहा है। इन सभी में सबसे छोटा क्या है? क्या हरीश सबसे छोटा है? हो सकता है। क्या रमेश सबसे छोटा है? भाई रमेश तो नहीं होगा, ठीक है। अल्पेश सबसे छोटा है? अल्पेश भी नहीं होगा, अल्पेश भी बीच में आ रहा है। क्या योगेश सबसे छोटा है? योगेश भी नहीं होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम क्या कहेंगे कि हरीश ही सबसे छोटा है। अब देखो, इस तरीके के सवाल को करने के लिए जरूरी नहीं है कि ये आप बनाओ, आप यहीं से भी क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे अगर ऑप्शन में राजेश और सुरेश देता तब प्रॉब्लम आती, बट अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या आने वाला है इसमें। फटाफट आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में और बताएंगे कि सही उत्तर क्या बनेगा। चलो भाई फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या बनेगा। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा समय भी ले सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। कह रहा है निम्न अव्यवस्थित अक्षरों, ये अक्षर जो दिए गए हैं वो कैसे हैं? वो अव्यवस्थित हैं। अक्षरों में पुनर्व्यवस्थित करना है। पुनर्व्यवस्थित करके देखो, अव्यवस्थित है ये, ठीक है, मतलब पुनर्व्यवस्थित करके इनके एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाएं। क्या करना है? सार्थक अंग्रेजी शब्द, मतलब मीनिंगफुल वर्ड बनाना है आपको। मीनिंगफुल वर्ड बनाएं और फिर इनमें से वह शब्द चुने जो शेष से भिन्न है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप फटाफट इसके पहले इनको आप चेंज कर लो, ठीक है। कैसे? मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, फिर आप इनमें से अलग निकालो। चलो भाई बताओ फटाफट क्या बनने वाला है, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप बिल्कुल बता सकते हो, आराम से बताइए,
कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई फटाफट बताएंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए। चलो भाई फटाफट आंसर बताएंगे। चलो आपके साथ साथ में मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं जब मैं पहला वाला देख रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, कि ये क्या बनना चाहिए, सी, ठीक है, LOVE क्या बनेगा, ये क्लोव बनेगा, राइट। क्या बनेगा, ये क्लोव। मैं आपको साथ में बता दूं, क्लोव होता है लौंग। क्या होता है, लौंग होता है, ठीक है, क्लोव होता है लौंग। अच्छा भाई चलो दूसरा देख लो क्या बनने वाला है, ठीक है। फटाफट आंसर करिए और बताइए कि दूसरा क्या बनेगा। देखो दूसरा जो बनेगा, ठीक है, CHILLY क्या बनेगा, ये चिल्ली बनेगा। क्या बनेगा, चिल्ली। चिल्ली होता है मिर्च। क्या होता है, ये मिर्च। और तीसरा तो दिमाग में बिल्कुल आ गया है ये, ठीक है, क्या बनेगा, CLOTH, ठीक है, क्लोथ बनेगा, यानी कपड़ा। क्या बनेगा, कपड़ा। चलो भाई ये लास्ट वाला जरा सोचिए और बताइए कि क्या बनने वाला है। बताइए कि क्या बनने वाला है, बताइए। चलिए लास्ट वाला सोच करके मुझे बताओ कि क्या बनने वाला है, फिर तो क्लियर हो जाएगा। वैसे क्लियर इन्हीं दो से हो जा रहा है, क्योंकि देखो इन दोनों में ये दोनों आपको दिख रहा होगा, ये मसाले वाले हैं आइटम, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि तीखे हैं, तो कपड़ा तो इसमें नहीं होगा। मतलब आंसर की पॉसिबिलिटी क्या है, कपड़ा है, ठीक है। आप देखो इसमें जो मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, ये बन सकता है CUMIN, क्यूमिन होता है जीरा। क्या होता है, क्यूमिन, जीरा होता है, ठीक है। तो ये भी मसाला का ही आइटम है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे क्या समझ आ रहा है, 1 2 3, ये तीनों जो है वो मसाले हैं। क्या है, मसाले हैं, एक्सेप्ट क्लोथ। एक्सेप्ट क्लोथ यानी क्लोथ को छोड़ करके बाकी सभी किससे आ रहे हैं, मसालों से आ रहे हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस जरूर करके रखनी है। अगर प्रैक्टिस करके रखोगे तो ही हो पाएगा, अदरवाइज इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलिए इस पर ज़्यादा समय आपको खराब नहीं करना है। चलिए यहाँ पर जो उत्तर बना आपका वो बन गया विकल्प 3, क्योंकि वो कपड़ा है, बाकी किससे हैं, मसाले के हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन था, लेकिन क्लासिफिकेशन अलग तरीके का था, ठीक है। चलिए इस सवाल में देखें, इस सवाल में क्या हो रहा है, कह रहा है यदि एंड का अर्थ है, ठीक है। अब पहले यहां पर अर्थ लिख लो आप। एंड का अर्थ क्या है, प्लस, और डॉलर का क्या है, माइनस, और हैशटैग का क्या मिलेगा भाई, डिवाइड, और परसेंटेज का क्या है, तो मल्टीप्लाई है, जो उधर दिया हुआ है। पहले हम परसेंटेज यहां पर दिया तो परसेंटेज का क्या बनाएंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बनाएंगे। ये मल्टीप्लाई हो गया, एंड का प्लस हो गया, डॉलर का माइनस हो गया, और हैश का क्या है, डिवाइड है। तो मैं इसे लिख लेता हूं ताकि आपको आसानी होगी करने में। आप देखो 9 × 3 + 22 - 85 और डिवाइडेड बाई 17, ठीक है, डिवाइडेड बाई 17। तो बॉड मास हमें लगाना है, यहाँ पर क्या करना है, बॉड मास लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बॉड मास में हमें क्या करना चाहिए, हमको करना चाहिए भाई डिवाइड। तो 17 × 25 कितना होता है, 85, ठीक है। तो 5 यहां पर आ गया,
और 9 त्रिक कितना होगा इसको हमें करना है, तो 9 त्रिक हो जाएगा 27। कितना हो गया 27। अब आप ध्यान रखना हमारे पास क्या बचा हुआ है, तो हमारे पास बचा है 27 प्लस 22 और -5। कितना -5। 27 में से 5 गया 22, 22 दूना हो गया 44। तो कितना आ जाएगा भाई, तो 44 आ जाएगा। ये क्या हमने ही कुछ गलत कर दिया क्या? -5 है, ठीक है, और कुछ तो नहीं किया, ठीक है। ये परसेंटेज था, परसेंटेज का हमने ले लिया मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, परसेंटेज का मल्टीप्लाई। और ये आप देखो एंड था, एंड का हमने प्लस ले लिया, और ये डॉलर था, डॉलर का हमने माइनस ले लिया, ये हैश था, हमने डिवाइड ले लिया। क्या ले लिया? डिवाइड ले लिया। तो ठीक तो है, 27 हो गया, प्लस था, ठीक है, प्लस 22 है। ऑप्शन कुछ गड़बड़ तो नहीं है? आगे देख ली जरा ऑप्शन। ठीक है भाई, ऑप्शन तो गड़बड़ लग रहा है हमको, बिल्कुल गड़बड़ लग रहा है। देख लो आप, क्योंकि 22 दूना 44, 44 ही तो आएगा। गड़बड़ है भाई, ऑप्शन यहां पर गड़बड़ है, ध्यान रखो, ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है, क्योंकि यही बनेगा, बाकी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम पहले डिवाइड ही करेंगे, ठीक है। 27 कर दिया, 22, ठीक है, 44, 5, ठीक है, 49, ठीक है, और -5, 44, ठीक है। एक चीज़ हम सोच रहे हैं कि ये गलती क्या कर रहा है, वो ज़रा देख लेते, कहीं यहाँ इसका मतलब प्लस तो नहीं समझ रहा है वो, ठीक है, करके आंसर दे दिया हो, तब आपका बन सकता है 9 7 16 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे तब हो सकता है कुछ 9 6 15, नहीं, तब भी नहीं होगा। ये हमारा करेक्ट है, यहाँ पर गड़बड़ दिया है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 44 बनेगा, राइट। आंसर क्या बनेगा? 44। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। हमने तो करेक्ट लिखा है, 9 3 22 85 और 17, हमने पूरा परफेक्ट सही लिखा है, और कुछ तो छूटा ही नहीं है। हाँ, हमारे से कुछ नहीं छूटा है, ठीक है, भले कुछ छूट गया होगा, हमारे से आंसर ये आ रहा है, राइट, करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए, ठीक है, बहुत टाइम देने कोई मतलब नहीं है, मुझे लगा कि वो कुछ इधर उधर करके सही हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है कि कुछ छूट उठ गया होगा उसके अकॉर्डिंग, लेकिन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर वही है। आगे कह रहा है कि सैम रोजी का पति है। जो सैम है वो किसका पति है भाई? तो वो रोजी का पति है। किसका? रोजी का। चलो ठीक है। आगे कह रहा है कि जेनी रीता और रोजी की मां है। रोजी की मां है कौन? जेनी। अब जेनी अगर रोजी की मां है, और किसकी मां है? रीता की भी मां है। किसकी? रीता की भी मां है। चलो ठीक है भाई, रीता की मां है। आगे कह रहा वाज रीता का पिता है। वाज रीता का पिता है, इसका मतलब है कि जो वाज है वो रोजी का भी पिता है और जेनी का पति हो जाएगा, ठीक है। तो वाज जो है वो रीता का पिता था, वो हमने बना लिया। वाज सैम का क्या लगता है? वाज सैम का क्या लगता है? तो देखो, सैम के पत्नी का वो पिता है। पत्नी का पिता कौन होता है? ससुर होता है, यानी फादर इन लॉ। क्या लगेगा ये बनेगा फादर इन लॉ। फादर इन लॉ, ठीक है। क्या हो गया? फादर इन लॉ यानी ससुर होगा, ठीक है। हाँ, वाज सैम का फादर इन लॉ होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि EAR का कोड जो है वो 24 है, EYE का कोड कितना है? 35 है। तो LEG का कोड क्या है? मतलब ईयर का कोड कितना दिया है? 24,
आई का कोड कितना दिया है 35, तो लेग का कोड क्या होगा। अब जैसे ये देखने से पता चल रहा है, आप समझो मुझे ऐसा लग रहा है, आप एक बार करके चेक कर लो, ये है 5, ये है 1, ये है 18, कहीं इनका सम तो नहीं होता है 24, कर लो आप। 18 1 19 5 24 बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो 5 + 25 + 5, तो देखो 5 5 10 और 25 35, इनका सम कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो भाई इनका सम हमारा आंसर बनने वाला है, तो ये क्या है 12 + 5 + 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12 और 12 5 17 और 7 24, कितना हो गया 24। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा विकल्प 1, यानी जो आंसर नंबर 1 है, ऑप्शन 1 है, वो हमारा करेक्ट आंसर है। आंसर इज 24, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि यदि आग को बर्फ, क्या कह रहा है कि यदि आग को बर्फ, बर्फ को आकाश, आकाश को आग और पानी, आग और पानी को बारिश कहा जाए तो चिड़िया कहाँ उड़ती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। चिड़िया कहाँ उड़ती है, आपका आंसर होना चाहिए आकाश में। अब जो आकाश का कोड है वो कोड हमको निकालना है, इसका कोड। तो आकाश का कोड क्या है, आकाश को क्या कहा जाता है, आकाश को आग कहा जाता है। आकाश को क्या कहा जाता है, आग। इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आग। यानी चिड़िया कहाँ उड़ेगी, आग में उड़ेगी, आग में उड़ेगी, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा, आग, क्योंकि ये उसका कोड है, आकाश का कोड है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है ये ध्यान रखिए, ये मिसिंग 1 से है, मिसिंग नंबर का सवाल है। ये नंबर पजल भी बोलते हैं या मिसिंग नंबर भी बोलते हैं। अब इसको अगर आप देखें तो जो मुझे देखने में नजर आ रहा है, ये जो नंबर है वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा है। जैसे ये जो स्क्वायर है वो किसका स्क्वायर है, तो मुझे ये 9 का स्क्वायर नजर आ रहा है। और ये जो स्क्वायर नजर आ रहा है ये किसका स्क्वायर था, ये 9 का स्क्वायर नजर आया है, और ये 6 का स्क्वायर। तो ये 9 कहाँ से आ सकता है, तो सिंपल है कि अगर मैं इस 7 और 2 का सम कर दूं तो हमको 9 मिल जाएगा, ठीक है। 7 और 2 का सम करते हैं तो 9 मिल जाएगा। इसका मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 7 कह रहा हूँ 7 + 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 81, जो आपने यहाँ पर किया है। 5 और 6, एक 6 हो गया, 6 का स्क्वायर होगा। 6 6 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, वो हमारा आंसर बनेगा 144 होता है, आप सबको याद है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 144। अब जरा आ जाइए विकल्प में, देखिए विकल्प 2 यहाँ पर दिया गया है, तो विकल्प 2 हमारा सही उत्तर बनेगा, राइट। विकल्प 2 हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 15 और आंसर करिए और बताइए यहाँ सही उत्तर क्या बनने वाला। मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। इसमें कह रहा है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि मैं तुम्हारे जन्म के समय इतनी ही उम्र का था जितनी उम्र तुम्हारी इस समय है, राइट। कह रहा है कि यदि पिता की उम्र इस समय 40 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और बताइए कि हमें सही उत्तर क्या बनने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन ध्यान रखो आपने क्वांट्स में तो पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी हम रीजनिंग में इसे पढ़ लेते हैं, राइट। चलो ये क्वेश्चन दिया है तो आप इसका आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है, राइट। बताइए सही उत्तर क्या बनने वाला है। फटाफट आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में और बताएंगे कि सही उत्तर क्या बनेगा। भाई एक है पिता, ठीक है, दूसरा है पुत्र। तो ध्यान रखो बोला कि क्या बोला है, पिता अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय इतनी ही उम्र का था। अब देखो जन्म के समय वो कितना था, इतनी ही उम्र का था जितनी उम्र तुम्हारी इस समय है। अगर इसकी उम्र इस समय मान लो x है, कितनी है, x है, तो अब जन्म के समय अब ध्यान रखो अभी कितनी उम्र का था, तो पिता भी x का ही रहा होगा,
राइट, उस समय। बट आगे देखते हैं क्या कह रहा है, यदि पिता की उम्र इस समय 40 वर्ष है। देखो पिता की उम्र इस समय कितनी है, 40 वर्ष। इस समय कितनी है, 40 वर्ष है। तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी, 5 वर्ष पहले -5 वर्ष, 5 वर्ष पहले कितनी। अच्छा देखो सबसे पहले चले जाओ 20 साल पहले, क्योंकि यहां पर अगर आप चले जाओगे, ठीक है, तो कैसे, नहीं 5 साल पहले, ठीक है, आप चले जाओ। आप देखो यहां पर 5 साल पहले देख लो आप। अगर हम देखें तो यक्स बराबर क्या होगा, इसने बोला था कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा था कि हमारे जन्म के समय इतनी ही उम्र का था, राइट, इतनी ही उम्र का था। तो आप समझो ये जन्म के समय कितना रहा होगा, 40 माइनस एक्स रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये जन्म के समय ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 माइनस एक्स, अब 40 माइनस एक्स है, ठीक है। तो अगर आपने इसको इधर लाया तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। इसका मतलब अभी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। तो 5 साल पहले अगर आप जाओगे तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका मतलब उत्तर हमारा कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। उत्तर कितना होना चाहिए, 15, ठीक है। अच्छा जरा समझते हैं इसको यहां पर फिक्स करके। अब उसका ये जो पुत्र है, ठीक है, कौन है, पुत्र, और ये है पिता, ठीक है। अब जब पुत्र 0 था तो पिता कितना था, 20 था, ठीक है, ये मैं पीछे की बात कर रहा हूं। अब पिता हो गया 40 तो पुत्र हो जाएगा 20, ठीक है, पुत्र कितना हो जाएगा, 20। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा 5 वर्ष पहले का पूछ रहा है तो हमने इसी में से -5 कर दिया। पुत्र की आयु पूछ रहा था, ठीक है, तो आ गया 15। आप ऐसे भी कर सकते थे। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा आपका सही उत्तर, राइट, 15 ही आ जाएगा, करेक्ट है। चलो ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। बताइए सही उत्तर क्या बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, मैं एक चीज यहां पर करेक्ट कर देना चाहता हूं। ये जो 1350 दिया है, 1350 नहीं 135 डिग्री है, ठीक है। ये 1800 नहीं है, ये कितना है, ये 180, ये 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है भाई। चलो ये वामावर्त क्या होता है, वामावर्त आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त क्या होगा, दक्षिणावर्त आपका होगा क्लॉकवाइज, ठीक है, क्या होगा, क्लॉकवाइज। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन का आंसर करिएगा और बताइएगा कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। देखो आप, इसमें कह रहा है कि एक मनुष्य का मुख दक्षिण की ओर है। किधर है भाई, मुख इसका है दक्षिण की ओर, ठीक है। दक्षिण किधर होगा, नीचे होता है दक्षिण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक मनुष्य का मुख किधर है, दक्षिण की ओर है। वह 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री मुड़ता है। फिर कह रहा है कि घूमता है और फिर 180 डिग्री, कितना, 180 डिग्री घड़ी के साथ वाली, घड़ी के साथ वाली यानी घड़ी के सुई की दिशा, यानी बोले तो क्लॉकवाइज। क्या, क्लॉकवाइज में 180 डिग्री घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में, सिंपल आपको एक काम करना है। देखो या तो क्लॉक ज्यादा होगा या तो एंटी क्लॉक, तो आप इसमें से डिफरेंस ले लो। कितना डिफरेंस आ रहा होगा आपको, कितना आ रहा है, 45 डिग्री। कौन ज्यादा है, 45 डिग्री, तो क्लॉकवाइज ज्यादा है 45 डिग्री। इसका मतलब सिंपल ये है कि वो जिस दिशा में देख रहा है पहले, वहां से क्लॉकवाइज 45 डिग्री जाओ तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहां से क्लॉकवाइज 45 डिग्री ऐसे जाओगे, आंसर ये मिलेगा। ये क्या है, तो ध्यान रखो कि भाई ये होता है वेस्ट, ठीक है, ये है साउथ, तो ये आएगा साउथ वेस्ट। क्या आएगा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट बोले तो दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम कहाँ लिखा हुआ है, तो ये विकल्प 2 में लिखा है दक्षिण पश्चिम। आपका सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा दक्षिण पश्चिम, राइट। चलिए अगले सवाल पर आइए।
चलो भाई अगले सवाल पर हम लोग आगे फटाफट आंसर करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अशोक ने वरुण को बताया कि यात्रा के समय में दादी की लड़की के अकेले भाई के साथ था। अकेले मतलब ओनली ब्रदर होना चाहिए था, ठीक है, इकलौता भाई होना चाहिए था। चलो ठीक है, अशोक किसके साथ था बताइए। अशोक ने अरुण को बताया, किसको बताया, अरुण को बताया। क्या बताया भाई, यात्रा के समय मैं मतलब कौन, अशोक। कौन है ये, अशोक है। कौन है, अशोक। अशोक मैं दादी की लड़की, दादी की लड़की कौन, दादी की लड़की कौन। अब ध्यान रखना यहां पर दादी का मतलब मदर इन लॉ है या मदर इन लॉ कह रहा हूं, दादी का मतलब यहां पर मैटरनल ग्रैंड मदर है या पैटर्नल ग्रैंड मदर है, यहां पर क्लियर नहीं है। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लियर उसको कर लेंगे। हम मान लेते हैं कि दादी का मतलब पैटर्नल ग्रैंड मदर है, ठीक है। अगर पैटर्नल है तो आप ध्यान रखिए ये अशोक हुआ। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। अशोक हुआ, ये अशोक के फादर हुए, ठीक है। और ये जो है वो हो गए उसकी दादी, ठीक है। एक चीज और बन सकता है, वो हो सकता है कि अशोक की मदर हूं और इनकी भी मदर हूं, तो ये भी दादी में आएंगी। बट ये इनको हम लोग नानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नानी। और इनको हम लोग बोलते हैं दादी, क्या बोलते हैं, दादी। मैंने यहां पर दादा और नाना को नहीं बनाया है, ध्यान रखना। अब क्या है कि इन दोनों को बोला जाता है, इन दोनों को बोला जाता है मदर इन लॉ, ग्रैंड मदर। मुझे क्या बोला जाता है, ग्रैंड मदर। क्या बोला जाता है, ग्रैंड मदर। अब इस तरफ है तो पैटर्नल ग्रैंड मदर, इस तरफ वाली है तो मैटरनल ग्रैंड मदर, बस इतना फर्क है। तो हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब कह रहा है कि दादी की लड़की, अब दादी की जो लड़की है वो भाई पिताजी की कौन होगी, बहन होगी, ठीक है। मैं दादी की लड़की, अब ध्यान रखना, अच्छा इधर इनकी लड़की कौन होगा, ये तो मदर ही हो सकती हैं और इनका कोई बहन हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। मैं पॉसिबिलिटी लेके बता रहा हूं ताकि आप आगे कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो। कह रहा दादी की लड़की के अकेले भाई के साथ, अकेला भाई का मतलब है वनली, ध्यान रखना अकेले भाई का मतलब क्या है, वनली ब्रदर। यहां वनली ब्रदर का मतलब है इकलौता भाई होना चाहिए, ठीक है। अकेले भाई, अगर आप ध्यान से समझो यहां पर, तो इसका अकेला भाई कौन होगा, ये होगा, यानी अशोक के पिताजी। और इनका जो अकेला भाई, या इनका भी अकेला भाई ले लो, तो इनका अकेला भाई कोई यहां पर ले लो, तो इनका अकेला भाई कौन हो जाएगा, मामा, ठीक है। तो अब देखो इसमें से आंसर क्या दिया है ऑप्शन में। एक तरफ कौन आ रहा है, एक तरफ आ रहा है मामा, ठीक है। दूसरी तरफ कौन आ रहा है, तो दूसरी तरफ आ रहा है पिता। कौन आ रहा है, पिता। ध्यान रखना अगर वहां दादी लिखा है, यहां नानी तो लिखा नहीं है, दादी लिखा है। दादी लिखा है तो इस तरफ वाले का कोई मतलब नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर हम ये नहीं बनाए, यही बनाए, तो हमारा आंसर कौन आएगा, पिता। अब देखो इसमें कोई हमारा मामा तो आंसर दिया नहीं है, ठीक है, पिता ही दिया है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पिता। तो ये इधर वाले को बनाने की कोई जरूरत हमको नहीं थी, बट हमको आपको समझाने के लिए बना दिए, क्योंकि दादी की जगह पर अगर ग्रैंड मदर दिया होगा तो आप कंफ्यूज होंगे, राइट, क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे। तो आपको दोनों बातें समझनी है। आंसर क्या बन गया आपका, पिता बन गया। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखो आप इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, कौन सा शब्द TEACHERS शब्द से नहीं बनाया जा सकता है, यानी पूछ रहा है कैन नॉट बी फॉर्म, ठीक है, कैन नॉट बी फॉर्म, ठीक है। कौन नहीं बनाया जा सकता है ये आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल समझो, ये वर्ड फॉर्मेशन का जो सवाल है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सॉल्व किए होंगे। सिंपल हमें समझना है कि जो यहाँ पर दिए गए हैं जितने भी लेटर होंगे वो सारे लेटर हमको इसमें मिलने चाहिए। तो हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ आर है तो इसमें भी आर होना चाहिए, बिल्कुल है। ई है तो भाई इसमें भी ई होना चाहिए, है। ए है तो उसमें ए है, बिल्कुल है। सी है तो सी है, एच है तो एच है, सारे मिल रहे हैं, मतलब ये बन सकता है। हमको कौन सा चाहिए, जो नहीं बनाया जा सकता है। सी एच था भाई, ई है, डबल ई है क्या,
तो देखो डबल ई भी है, ठीक है, डबल ई भी, आर है तो आर भी है, मतलब ये भी बनेगा। आगे देखो यहाँ पर यस है, ई है, तो यस है क्या इसमें, है, ई है, ई है, ए भी है, आर है तो आर भी है, सी है तो सी भी है, ठीक है, एच है क्या, तो एच भी है, इसका मतलब ये भी बनेगा, राइट, क्या होगा, ये भी बनेगा। अब इसमें देखो सी एच ए, बिल्कुल है सी एच ए। आई है क्या इसमें, आप देख लो आई है क्या, आई तो नहीं है इसमें, इसमें आई नहीं है। आर था इसमें, ध्यान रखना आर है, आई नहीं है, मतलब ये नहीं बन सकता है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो विकल्प 4 बनेगा। आपका आंसर क्या बनेगा, वो बनेगा विकल्प 4, राइट। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। और ये जो कोडिंग का सवाल दिया गया है, मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो फटाफट इसका आंसर करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा। कोडिंग का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ध्यान रखो, सिंपल आप समझो। जब इस तरीके के सवाल आए जैसे यहाँ पर दिया गया है, तो देखो एप्पल भी दिया है, रोप भी दिया है, इन दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है हमको, तो पी तो कॉमन दिख रहा है, जिसमें डबल पी दिया है, तो दोनों का कोड सेम बना। जैसे डबल पी है तो उसका कोड क्या है 5, यहाँ पर पी है तो उसका भी कोड क्या है 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर है, आर यहाँ पर पहले दिया है तो ये पहले वाला उसका होगा, ओ सेकेंड पर, पी थर्ड पर, ई लास्ट पर, ठीक है। तो ये इनका कोड हो गया। अब जैसे यहाँ पर देखें तो वहाँ लिखा है ए, तो ये ए वाला ये हो गया, फिर इसके बाद पी वाला हो गया, फिर 2 पर कौन है, तो यल हो गया, और 6 वाला ई हो गया। अब देखो यहाँ पर भी ई है तो उस पर 6 है, ये है, इस पर भी है। अब इसका पूछ रहा है तो 5 पर कौन है भाई, तो पी है। 4 पर कौन है, 4 आपको यहाँ मिलेगा, सेकंड पर कौन है, ओ है। 6 पर कौन है, तो 6 आप चेक कर लो, वहाँ लास्ट में कौन हो गया, ई हो गया। 1 पर कौन होगा, तो 1 इसमें दिया है, कौन है, ए है। 3 पर कौन है, तो 3 आप चेक कर लो, उसमें दिया पहले आर दिया है, ठीक है। तो आपका जो उत्तर बनेगा पी ओ ई ए आर, पी ओ ई ए आर कौन बन रहा है भाई, पी ओ ई, पी ओ, तो पी ओ इसी में दिया है। आपका आंसर बनेगा विकल्प 2, राइट। आई होप आपने आंसर बिल्कुल किया होगा, बड़ा सिंपल सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल करोगे। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करें और बताएं कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। देखो इस तरीके के सवाल हमने कराए हैं, तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप आंसर बिल्कुल सही करेंगे। चलिए फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा, बताइए। लिखा हुआ है PALAM का कोड है 43, क्या है 43। आपको बताना है SANTACHUZ का कोड आपको बताना है, राइट। कैसे होना चाहिए ये बताइए, कैसे होना चाहिए, फटाफट आंसर करिए और बताइए कि क्या होगा सही उत्तर। भाई देखो क्या दिमाग में आ रहा है मेरे, आप समझना जरा, ठीक है। देखो आप क्या दिमाग में आ रहा है, P की प्लेस वैल्यू सबकी आप ले लो, P की प्लेस वैल्यू 16 है और A की वैल्यू 1 है, L की होगी 12, हम सबका सम करने वाले हैं। A का होगा 12, A का 1 और M का होगा 13, ठीक है। क्या इन सब को जोड़ने पर 43 आएगा, पहले ये हम समझ लेते हैं। आप देखो क्या इन सब का सम जो है 43 आ जाएगा भाई। यहाँ पर 3 है, एक 4, 2 6 और एक 7, 6 13, कितना हो गया, तो 3 हो गया। एक कैरी हुआ है, 1 1 2, 2 1 3 और 3 1 4, तो कितना बन गया, 43 यहाँ पर बन रहा है। कितना बन रहा है, 43 यहाँ पर बन रहा है। इसका मतलब है कि सिंपल उसी पैटर्न पर ये भी होगा। तो आप यहाँ पर देख लो, यस है तो यस कितने पर होता है, यस होता है 19 पर, ए होता है 1 पर, एन होगा 14 पर, टी होगा 20 पर, टी के बाद ए है 1 पर, सी है 3 पर, आर है 18 पर, यू है 21 पर, जेड है आपका 26 पर, राइट। अब यहाँ पर सबको छोड़ के बताइए कि आपका सही उत्तर क्या बनने वाला है। जरा फटाफट इनका सम कर लीजिए और बताइए कि सही उत्तर आपका क्या बनेगा। भाई कैसे सम करोगे, ये हो गया 6 और एक 7, 8 7 15 और 15 3 कितना हो गया 18, 18 एक 19, ये तो 0 है, 19 और 4 23, एक 24 और 24 और 9, 24 9 हो गया आपका
33 के कितना हो गया भाई 3 हो गया। कैरी हमारे पास कितना है 3, तो 3 को हम इसी में ऐड कर लेंगे। 3 2 5 2 7 1 8 2 10 1 11 1 12, कितना हो गया 12। तो 123 अगर विकल्प में है तो वो हमारा उत्तर बनेगा। 123 बिल्कुल है विकल्प में और ये हमारा उत्तर बन रहा है, राइट। तो देखो क्वेश्चन कैसा था, बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं था, बट हमारा दिमाग यहाँ पर ट्रिक करना चाहिए था और हमारा किया भी, और यहाँ पर आंसर बिल्कुल क्लियर बन के आ रहा है। तो सबकी प्लेस वैल्यू आपको याद होनी ही चाहिए, और प्लेस वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो ध्यान रखिए, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। किस में जाना है, प्लेलिस्ट चेक करनी है। कैसे चेक करोगे, आप सिंपल लिखोगे प्लेलिस्ट चेक करने के लिए रीजनिंग बाय अर्जुन सर और साथ में स्टडी 91 भी करना है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हो और प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो हमने अल्फाबेट टेस्ट, हमने अल्फाबेट जो टेस्ट पढ़ाया है उसके अंदर आपको सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू और उनके ऑपोजिट पता चल जाएंगे, राइट। तो बहुत बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए अभी सेशन को खत्म करने का हो गया टाइम, तो फटाफट आपने सेशन को देख लिया तो फटाफट कर दीजिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच क्लास।